हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट पूछिए विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर मल्टीवेरिएट प्रोसीजर है और ये हमारा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। आपने एक स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही पॉपुलर नाम सुना होगा, मॉडलिंग या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, यह स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण स्टैटिस्टिक्स की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आप ये समझने की कोशिश करिए तो ये मॉडलिंग होती क्या है। मॉडलिंग हमारा एक जो हमारे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ही तो होती है। और लेकिन अगला सवाल यह है कि यह रिलेशनशिप किस प्रकार से आती है। तो अपनी इस स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल मॉडल निकालने के लिए बहुत सारे जो हमारी टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनमें से जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और हम आज से और आगे आने वाले कई लेक्चर्स में हम इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं कि हम मॉडलिंग जो करते हैं, किसकी मॉडलिंग करते हैं। हमारे पास कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो अपने आप से हो रही है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें हमारी एग्रीकल्चरल का, कि जब भी हम किसी खेत में कुछ बीज डालते हैं, उसमें कुछ फर्टिलाइज़र देते हैं, सिंचाई करते हैं, कुछ टेम्परेचर होता है इत्यादि, और थोड़े समय के बाद हमको उसकी यील्ड मिल जाती है। तो आप देखिए कि जो भी हमारी क्रॉप हो रही, जो हमारी खेती हो रही है, उसका जो आउटकम आ रहा है वह हमारा कई सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। किन किन वेरिएबल्स पे? जैसे क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र हो गया, रेनफॉल हो गया, इरिगेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया इत्यादि। तो अब आपने देखा कि एक हमारा आउटकम है जो एक कई सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये इसका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल तो पता नहीं मेरे को क्या है, उसका रियल मॉडल क्या है मेरे को नहीं पता है क्या है। वो तो शायद ईश्वर के हाथ में है कि किस वैल्यू को कहाँ कहाँ पे देने पर हमारी कितनी फर्टिलाइज़र की पैदावार होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टी डायरेक्शन में आते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम वहाँ पर एक कुछ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र देंगे, कुछ इरिगेशन देंगे, टेम्परेचर को नोट करेंगे, रेनफॉल को देखेंगे इत्यादि, और उसके बाद देखेंगे कि ऐसा ऐसा होने पर हमारे पास कितनी हमारी यील्ड आई है। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम कई बार करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यील्ड का डेटा आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र का डेटा आ जाएगा, रेनफॉल का डेटा होगा, टेम्परेचर का डेटा होगा, इरिगेशन का डेटा होगा, और उस डेटा की बेसिस पर हम अपनी यील्ड और बाकी सभी वेरिएबल जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी रिलेशनशिप को निकालने का हमारा एक तरीका है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेस का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि पीछे की डायरेक्शन में आना। तो पीछे की डायरेक्शन में आने का क्या मतलब हुआ? कायदे की बात तो ये है कि हमारा एक प्रकृति में एक कोई मॉडल है जिसके द्वारा हमारी ये जो हमारी यील्ड है वो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन वो मॉडल मुझको नहीं पता है, इसलिए हम उल्टी डायरेक्शन से आते हैं। हम पहले अपना डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा से हम अपने उस संबंध को निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो जब भी हम कभी रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो अपने जो सांख्यिकी के टूल्स हमारे होते हैं उसको तो हम अपनी जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनकी सहायता लेकर के निकालते हैं। साथ ही हमको अपने मॉडल को तैयार करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी लेने होते हैं और उसकी बेसिस पे हम कुछ एक अपने मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करके हम अपने मॉडल को निकाल लेते हैं। तो यही हमारे जो भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स हैं कि हाँ, अगर हमको कोई एक सेट ऑफ इनपुट और आउटपुट वेरिएबल का दिया जाता है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा की सहायता से हम अपने मॉडल को कैसे निकालेंगे, हम अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल को कैसे निकालेंगे, यही कार्य हम इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में करते हैं।
तो चलिए आज के लेक्चर में हम आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस के क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, और ये जो हमारी परिभाषाएं हैं और या जो छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमको आगे अपने डेटा की बेसिस पर किसी रिग्रेशन मॉडल को निकालने में हमारी सहायता करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हम उसको देखेंगे कि आर सॉफ्टवेयर में हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने इस रिग्रेशन एनालिसिस के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, परिभाषाएं हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे लीनियर मॉडल्स होते हैं वो हमारे जो भी आजकल के स्टैटिस्टिकल मेथड है उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो एक बहुत बड़े अमाउंट के जो मेट्रिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी जो भी डेफिनेशन की रेंज होती है उसको पता करने में हमारी सहायता करते हैं। और एटलीस्ट अगर पूरे डेटा रेंज में हम उसकी वैल्यू अगर नहीं निकाल पाते तो एटलीस्ट छोटे छोटे हिस्सों में करके हम उसमें से मॉडल को निकालने की कोशिश करते हैं। उसके द्वारा मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को कि हमारा ये रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, रिग्रेशन मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। और इस उदाहरण में हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स पर वीक ऑफ स्टडी, अर्थात स्टूडेंट ने हर हफ्ते कितने घंटे स्टडी किया है, उसने कितने असाइनमेंट हर महीने उसने जमा किए हैं, और उसने हर हफ्ते कितने घंटे उसने प्ले किया है, मतलब उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और साथ में ये जो 3 वेरिएबल्स हैं कि उस स्टूडेंट ने हर हफ्ते कितने घंटे पढ़ाई करी है, उसने हर महीने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं, और उसने कितने घंटे खेला है हर हफ्ते, इसके और जो हमारे मार्क्स स्टूडेंट के बीच में, इसके बीच में हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको निकालने के लिए, अब इक्वेशन तो मुझे नहीं पता अभी क्या है, तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम 20 स्टूडेंट यहाँ पर लेते हैं और 20 स्टूडेंट के जो हमारे मार्क्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम y के द्वारा दिखाते हैं। और साथ ही में हमारे ये जो 3 इनपुट वेरिएबल है x1, x2, x3, अर्थात कि x1 हमारा है कि स्टूडेंट ने हर हफ्ते कितने घंटे पढ़ाई करी है, x2 हमारा है कि हर महीने स्टूडेंट ने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं, और x3 है कि उसने हर हफ्ते कितने घंटे खेल खेला है, राइट। और उसकी बेसिस पे हमने ये छोटा सा डेटा सेट लिया हुआ है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ पे 20 स्टूडेंट क्यों लिए। 20 इसलिए लिए हैं क्योंकि इतने ही ऑब्जर्वेशन मेरी स्लाइड में आसानी से आ रहे थे। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारी स्लाइड बहुत ही क्लमजी हो जाएगी, आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा और आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये खाली एक छोटा सा कारण है। अब इसका देखिए हमारे पास डेटा किस प्रकार से आया कि स्टूडेंट नंबर 1 है। इस स्टूडेंट नंबर ने 34 घंटे हर हफ्ते में स्टडी किया है और उसने हर महीने 3 असाइनमेंट दिए हैं, और उसने हर हफ्ते उसने 15 घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारी इसकी x1, x2, x3 की हमारी ये 3 वैल्यूज़ हो गई, राइट। और उसकी बेसिस पे उस स्टूडेंट के हमारे पास 180 नंबर उसके आए हैं। और उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है उसके हमारे 116 नंबर आए हैं, उसने हर हफ्ते उसने 12 घंटे पढ़ाई करी है, उसने खाली महीने में 1 असाइनमेंट जमा किया है, और उसने हर हफ्ते 13 घंटे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। और इसी तरीके से हमारे पास ये 20 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने अपने ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं, राइट। अब हमारी समस्या ये है कि मुझको अपने इस y और का जो भी x1, x2, x3 के साथ में जो एक फंक्शन है उसको पता करना है, अर्थात हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कि y की x1, x2, x3 के साथ में जॉइंटली किस तरह की रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है। तो इस रिलेशनशिप को हमने ऐसे दिखा दिया जैसे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3। अब x1, x2, x3 और वैल्यू और जो y है उसकी वैल्यूज हमको अपने 20 ऑब्जर्वेशन के द्वारा मालूम है, लेकिन जो फंक्शन का फॉर्म है f ये हमको अननोन है। अब ये जो फॉर्म हमारा है ये तो हमारा लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। और ये रिलेशनशिप हमको पता कब चलेगी, जब हमको f के बारे में पता चलेगा, जब हमको हमारे फंक्शन का फॉर्म हमको पता चलेगा, राइट। तो इस तरह के मॉडल में आप देखोगे हमारे यहाँ पे 2 तरीके की वेरिएबल हैं, एक इनपुट वेरिएबल और एक है आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक
ऐसी रिलेशनशिप निकालनी है, एक ऐसा संबंध निकालना है जो इसके फिनोमेना को बेस्ट पॉसिबल तरीके से दिखाता है, और उसी को तो हम बोलते हैं मॉडल, राइट। मॉडल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है मैथमेटिकल मॉडल और एक हमारा होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल जो हमारा होता है ये हमारा एग्जैक्ट होता है, और स्टैटिस्टिकल मॉडल हमारा के अंदर हम जो रैंडम वेरिएशन है, रैंडम एरर है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, राइट। अब जो भी हम जब भी इस मॉडलिंग को पता करने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिशियन का क्या रोल होता है। उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वह उस प्रोसेस को चेंज कर सके। जिस तरीके से प्रोसेस हो रही है वह प्रोसेस उसी प्रकार से होती रहेगी, और हमको उसके ऊपर से उस प्रोसेस से संबंधित डेटा इकट्ठा करना होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि स्टैटिस्टिशियन को एक छोटे से सैंपल पर काम करना पड़ता है, जो एक उस पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होता है। और ये जो हमारा सैंपल होता है इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सैंपल के अंदर हमारे सारे के सारे फीचर जो हमारी पॉपुलेशन में हैं वह उस सैंपल के अंदर भी प्रेजेंट हैं। अब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो भी हमारा आउटकम है, कोई भी हमारी प्रोसेस है, उसका जो भी हमारा आउटकम है उसको हम एक रैंडम वेरिएबल y के द्वारा दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिपेंडेंट या स्टडी वेरिएबल है। और ये जो हमारा आउटकम है ये हमारा k इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1, x2, xk के ऊपर डिपेंड करता है, और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। एंड हम ये मानते हैं कि जो y का x1, x2 के साथ में जो रिलेशनशिप है वो इस प्रकार से है कि x1, x2, xk तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और β1, β2, βk ये हमारे इसके पैरामीटर्स हो गए। और साथ में ही जब भी हम कभी ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक रैंडम एरर होती है। उस रैंडम एरर को हमने यहाँ पर एप्सिलॉन से दिखाया है। आपको मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा, आप सभी ने y = mx + c इस इक्वेशन को पढ़ के रखा हुआ। ये हमारी एक सिंपल लाइन की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक है xy और एक है हमारा m और c। अगर हम आपसे कहें कि x और y की वैल्यू हमको नोन है, अगर हम कह दें x = 1 और y = 2, तो हम इसको कह सकते हैं 2 = m + c। तो क्या हमको इस लाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है? उत्तर है नहीं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कहें कि m की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? y = x + 2। अब इस इक्वेशन को देख करके आप ये कह सकते हो कि आपको इस लाइन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये y एक्सिस पर कहाँ पे कट करती है, x एक्सिस पर कहाँ पे कट करती है, इसका स्लोप क्या है, और कोई अगर x की वैल्यू अगर हमको दी जाए तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो हमारे xy हैं इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और ये जो हमारे m और c हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे इस लाइन के पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो गई? ये हमारी वह वैल्यू है कि अगर ये मुझे मालूम चल जाती हैं तो मुझे अपने मॉडल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, राइट। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर x1, x2, xk और β1, β2, βk हमने लिए हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में हमारे पास पैरामीटर्स भी हैं। तो अगर मुझे किसी तरीके से इन अपने पैरामीटर्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे अपना स्टैटिस्टिकल मॉडल पता चल जाएगा, राइट। तो अब इसमें से इस रिलेशनशिप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारा f है ये हमारा कोई एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, प्रॉपरली डिफाइंड है, और जो β1, β2, βk हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और ये हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1, x2, xk ये उनका कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से हमारे इस मॉडल को इफेक्ट कर रहे हैं। साथ में ये जो एप्सिलॉन है ये हमारा एक रैंडम एरर होता है, और ये हमारा जो y और x के बीच में हमारी रिलेशनशिप है उसके अंदर जो भी हमारा कुछ एक रैंडम वेरिएशन आ रहा है, स्टोकेस्टिक नेचर है, ये उसको दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम कहें हम अगर कोई भी खेत में अगर हम 5 किलो की अगर हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमको जो भी ईल्ड मिलती है, सपोज हमको 50 किलो ईल्ड मिल जाती है। अगर हम 5 किलो की ईल्ड की जो फर्टिलाइजर को अगर हम फिर से किसी और खेत में डालेंगे, क्या हमको फिर से 50 किलो की ईल्ड मिलेगी? हो सकता है 50 किलो के आसपास हो, लेकिन वो 51 किलो भी हो सकती है, 48 किलो भी हो सकती है इत्यादि। तो अर्थात कि हर एक वैल्यू में कुछ हमारा रैंडम वेरिएशन है, और यह रैंडम वेरिएशन हमारा कई कारणों से आ रहा है और वह कारण हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। इस तरह का जो भी हमारा y का जो स्टोकेस्टिक नेचर होता है, इस मॉडल y का x1, x2, x के साथ में जो भी हमारा संबंध है उसके अंदर जो भी एक रैंडम वेरिएशन होता है उसको हम एप्सिलॉन के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे दिखाता है कि इस तरह की जो हमारी रिलेशनशिप होगी वो हमारा नेचर में एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट होता है और उसी के आसपास होता है, राइट।
और अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू को 0 कर दें, अर्थात हमारे मॉडल में कोई रैंडम एरर नहीं है, तो ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये हमारी मैथमेटिकल मॉडल बन जाती है। तो जब हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, देन ये जो हमारी रिलेशनशिप है इसको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं, राइट। और ये जो हमारा मॉडल होता है इसको हम अगर ब्रॉड तरीके से देखें तो ये हमारे किसी भी फिनोमिना को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में दिखाने की कोशिश करता है, दिखाता है, राइट। तो जब भी हम कभी अपने किसी डेटा के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो उसमें से हमारा पहला स्टेप होता है कि हमको अपनी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको क्लियरली स्टेट करना होता है, और फिर उस प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो रिलेवेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मुझको चूज़ करना होता है। उसके बाद में जो हमने रिलेवेंट वेरिएबल्स लिए हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमको डेटा कलेक्ट करना होता है। उसके बाद में हमको अपना जो मॉडल है उसको स्पेसिफाई करना होता है, अर्थात हम ये एज्यूम करते हैं कि f का हमारा क्या फॉर्म है। उसके बाद में अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हमको कोई अपना एक स्टैटिस्टिक्स का एस्टिमेशन मेथड देखना पड़ता है कि किस मेथड को यूज़ करके हम अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को उस दिए हुए डेटा की बेसिस पर निकाल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं मॉडल फिटिंग। तो इसको हम मॉडल फिटिंग करते हैं, और उसके बाद में उस मॉडल को हम टेस्ट करते हैं कि हमारा रियल डेटा है उसके साथ वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। उसके लिए हम मॉडल वैलिडेशन करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट। और उसके बाद में जब हमारा फाइनल मॉडल हमारे हाथ में आ जाता है, उससे जो भी हमको सॉल्यूशन आते हैं वो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और फोरकास्टिंग करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है। एक हमारा होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और दूसरा हमारा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो जब भी हम कभी एक डिपेंडेंट और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, अर्थात जो हमारा आउटकम है उसको हम मानते हैं कि वह सिर्फ खाली एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस तरह के मॉडल को हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। और जब भी हम अपने आउटपुट को या वो डिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है उसको हम ये मानते हैं कि ये हमारे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस तरह के मॉडल को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। प्रैक्टिस में आप अगर देखेंगे तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को समझने के लिए पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल द्वारा उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है वो हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को दो तरीके से जनरलाइज करने की कोशिश करता है। एक तो वो हमारा मीन फंक्शन है y का, अर्थात जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है उसका जो मीन फंक्शन है उसको वो एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करने की को अलाउ करता है। और साथ में ही हमारे शेप्स होते हैं, कर्व होते हैं y और x के बीच के संबंध के, जो जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, लेकिन उनको वो फिर भी अलाउ करता है, राइट। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कोई भी तरह के आर्बिट्रेरी शेप को कंसीडर नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ तरीके के हमारे होते हैं उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। ओके, अब अगर हम अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात अगर करते हैं तो हम उसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो लीनियर मॉडल है वो हमारा y और k इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1, x2, xk पर डिपेंड करता है। और इसका फॉर्म इस प्रकार से है कि जो y हमारा है वो हमारा लीनियरली x1, x2, xk के ऊपर पैरामीटर β1, β2, βk के द्वारा डिपेंड करता है। और ये मॉडल हमारा है, इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं y = x1 β1 + x2 β2 अप टू हियर xk βk + एप्सिलॉन। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपने फंक्शन f का फॉर्म एज्यूम कर लिया कि हमारा ये मॉडल एडिटिव मॉडल है और इसमें से x1 β1 x2 β2 के जो हमारे टर्म्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, राइट। इस मॉडल में जो हमारे β1, β2, βk हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं और उनको हम x1, x2, xk से एसोसिएटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा β1 है ये हमारा x1 से
एसोसिएटेड रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, बीटा 2 हमारा x2 से एसोसिएटेड रिग्रेशन कॉफिशिएंट है और इनके अपने इंटरप्रिटेशन भी होते हैं। और साथ में ये जो हमारा एप्सिलॉन है ये हमारा रैंडम एरर कंपोनेंट है और ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप और जो फिटिंग और जो हम मॉडल फिट करने के बाद में जो हमारी फिटेड लीनियर रिलेशनशिप आती है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको दिखाता है। अब इस एप्सिलॉन में जो हमारे रैंडम वेरिएशंस होते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण हम उस रैंडम वेरिएशन को यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो हमारे उस मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है या हमारे कई रैंडम फैक्टर्स हैं जिनको हम उस मॉडल में अकाउंट नहीं कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है लेकिन वो हमारे ऑब्जर्वेशन को थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स का जो इफेक्ट है हम उसको एप्सिलॉन के अंदर डाल लेते हैं। राइट, अब हमारा ये जो अगर हम देखें तो जो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इनका हमारा क्या रोल होता है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारी एप्सिलॉन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वह 0 है। राइट, तो अगर हम ऐसा निकालते हैं तो अगर अपने इस मॉडल से अगर हम y की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो आप अगर यहाँ पे इस मॉडल में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर हम बीटा जे देखें अगर हम तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू y को अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू y को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y और हम लिख सकते हैं x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस आपके हेयर x के बीटा के। राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन को हमने 0 मान लिया है। तो अगर हम देखें तो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को अगर हम xj की रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा बीटा j की वैल्यू हमारी इस प्रकार से आ जाती है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, बीटा j इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू xj। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि जो हमारे डेरिवेटिव होते हैं ये हमको रेट ऑफ चेंज बताते हैं। तो ये जो हमारा jth रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बीटा जे, ये क्या दिखा रहा है, ये हमको एवरेज वैल्यू ऑफ y में अगर हम jth इंडिपेंडेंट वेरिएबल xj में हम अगर एक यूनिट चेंज करते हैं तो उसमें से कितना परिवर्तन होता है। अर्थात कि अगर हम xj की वैल्यू में अगर हम एक यूनिट का चेंज करते हैं तो हमारी एवरेज वैल्यू में कितना परिवर्तन होता है, इसको हम यहाँ से बीटा जे के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। राइट, अब यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारा इसकी बीटा जे की अगर हम जो अपने डेटा पर जो वैल्यू निकालते हैं वो या तो पॉजिटिव होती है या हमारी नेगेटिव होती है। तो अगर ये बीटा जे की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी xj की वैल्यू बढ़ती जा रही है हमारी जो एवरेज वैल्यू है y की ये भी बढ़ती जाएगी। अर्थात ये हमारा जो बीटा जे है, बीटा जे का इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को बढ़ाता है जैसे जैसे हमारा xj की वैल्यू में परिवर्तन होता है। और उसी तरीके से अगर ये बीटा जे की वैल्यू अगर हमारी निगेटिव होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम xj की वैल्यू को अगर हम कम करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अर्थात जो एवरेज वैल्यू है ये हमारी बढ़ती जाती है। राइट, तो ये हमारी जो हर एक कोएफिशिएंट हमारे उस मॉडल में उस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है उसका हमको बीटा जे का जो साइन होता है वहाँ से पता चल जाता है। राइट, अब सवाल ये आता है कि किसी मॉडल को हम लीनियर मॉडल कब कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये आपका एक लीनियर मॉडल है, लेकिन ये मॉडल लीनियर है क्यों? तो स्टैटिस्टिक्स की निगाह से स्टैटिस्टिक्स की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से हम किसी मॉडल को लीनियर तब कहते हैं जब वो हमारा लीनियर इन पैरामीटर्स होता है। राइट, और अगर हम इसकी एक और परिभाषा देने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y पर अगर हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा जे निकालते हैं, अर्थात अगर हम ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बीटा जे निकालते हैं और अगर ये वैल्यू हमारी अगर बीटा जे पर डिपेंड नहीं करती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है लीनियर है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने ये वाला मॉडल लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 ये हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 हमारा कितना है, ये हमारा है x। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हमारे कोई भी पैरामीटर बीटा 1 या बीटा 2 पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए हम इस मॉडल को लीनियर मॉडल कह देते हैं। राइट, उसी तरीके से अगर हम एक और
अगर हम मॉडल लेते हैं तो हमने जैसे ये लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू बीटा वन इंटू एक्स रेज़ टू पावर ऑफ बीटा टू। ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये हमारा नॉन लीनियर मॉडल है। क्यों? आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को अगर आप बीटा वन या बीटा टू की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन हमारा बीटा वन और बीटा टू पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम इस मॉडल में इसका अगर हम दोनों लॉग ले लेते हैं और तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ बीटा वन प्लस बीटा टू लॉग ऑफ एक्स। और इसको अगर हम चाहें यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को वाई स्टार, लॉग ऑफ बीटा वन को बीटा वन स्टार और लॉग ऑफ एक्स को अगर हम एक्स स्टार लिख सकते हैं। तो इतना कन्वर्ट करने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि ये जो हमारा मॉडल आया है वाई स्टार इज इक्वल टू बीटा वन स्टार प्लस बीटा टू एक्स स्टार, ये हमारा बीटा वन स्टार और बीटा टू इन दो पैरामीटर्स पर ही हमारा एक लीनियर मॉडल है, राइट। क्योंकि अगर हम इस मॉडल को अगर हम बीटा वन स्टार या बीटा टू से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्टार का जो पार्शियल डेरिवेटिव है बीटा वन स्टार और बीटा टू के सापेक्ष निकालेंगे तो वो हमारा इन पैरामीटर्स बीटा वन स्टार और बीटा टू से इंडिपेंडेंट आएगा। तो ये जो हमारा मॉडल है बीटा वन स्टार और बीटा टू में हमारा ये लीनियर मॉडल है। और जहाँ पे हमारे पास आउटपुट वेरिएबल हमारा है वाई स्टार, ये हमारा है लॉग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और एक्स स्टार हमारा लॉग ऑफ एक्स है। तो ये वाला जो मैंने उदाहरण लिया है वो इसलिए लिया है कि बहुत जगह आप देखोगे कि हमारा कोई नॉन लीनियर मॉडल होता है, उसके ऊपर अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो उसको हम एक अपने लीनियर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम अपने जो भी लीनियर मॉडल के हमारे टूल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं, राइट। अब अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस बीटा थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लोगों को एक कन्फ्यूजन ये होता है कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया हुआ है तो शायद ये मॉडल हमारा नॉन लीनियर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्टार के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो ये मॉडल हमारा बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस बीटा थ्री एक्स स्टार हो जाएगा। आप देखोगे कि ये मॉडल भी हमारा पैरामीटर्स बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री के सापेक्ष में लीनियर है, क्योंकि ये हमारा लीनियर इन पैरामीटर्स है। लेकिन हाँ, ये हमारा वेरिएबल एक्स की रिस्पेक्ट में तो नॉन लीनियर है, लेकिन इससे हमारी जो लीनियर मॉडल की परिभाषा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा लीनियर मॉडल है। उसी प्रकार से अगर हम एक और ये मॉडल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा थ्री, इसमें से आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री के सापेक्ष में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा नॉन लीनियर मॉडल है, क्योंकि जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपना जो भी यहाँ पर अपने मॉडल की जो लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात करते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपना जो भी यहाँ पर इस मॉडल की जो परिभाषा है उसको हम डिफाइन करते हैं और अपने मॉडल को जज कर सकते हैं कि ये मॉडल हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इसी के साथ हम यहाँ पर इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं। आपने देखा कि इस लेक्चर में मैंने आपको खाली हमारा जो भी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है उसके हमारे क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया है, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब आगे आपको कैसा मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला उदाहरण लेकर के ये बताया था कि अगर मुझे अपने m और c जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी अगर वैल्यू पता चल जाती तो मुझे पूरा मॉडल पता चल जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं बीटा वन बीटा टू बीटा के, अब अगर मुझे किसी तरीके से उनकी वैल्यूज़ पता चल जाए तो मुझको अपना पूरा स्टैटिस्टिकल मॉडल पता चल जाएगा। अब बीटा वन बीटा टू और बीटा टू बीटा के की वैल्यू कहाँ से पता चलेंगी? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ से हमने y x1 x2 x की वैल्यू निकाली है, उस डेटा सेट की बेसिस पर हम इन पैरामीटर्स की जो भी अच्छी से अच्छी वैल्यू निकालने की कोशिश करें। इस तरह के हमारे भिन्न हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में और कुछ बताने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।